हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 जहाँ पे हम लोग लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, बेसिस और डायमेंशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आज के लेक्चर में भी हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आपको क्या करना है, पहले पीपीटी में जो क्वेश्चंस हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे उसके सॉल्यूशन बताऊंगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि जब मैं पीपीटी में बताता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन ठीक से हो नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आपसे हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है उसको बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप लोग पीपीटी से नोट डाउन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पीपीटी के जो क्वेश्चंस है वो नोट डाउन करो और बाकी सॉल्यूशंस आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग सारे वीडियोस देख सकते हैं, पिछले वीडियोस, और कंटिन्यू वीडियो देखो। क्योंकि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रह रहे हो तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और वैसे ही डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे शायद स्पेस नहीं है, 1-2 स्पेस है, उसके बाद वो फुल हो जाएगा। तो मैं एक नया ग्रुप बनाऊंगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको पीपीटी वगैरह मिल जाएंगे, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस या फिर जो भी हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले आप लोग क्या करो, सारे स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हो एक बार देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 जो कि गेट 2007 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सिंपल डिपेंड है किस पे, रैंक पे। ये भी क्वेश्चन है, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 डायमेंशन पूछा है कि सब स्पेस से, और ये जो सेट है इससे जनरेट होने वाला एक सब स्पेस फॉर्म करेंगे जिसका डायमेंशन कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 42 सिंपल, दो सेट दी1 S1 S2, और इसमें हमें बताना है कि कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन को मैं पीपीटी में अच्छे से करके दे दूंगा, ये आगे पीछे हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 44, 45 और ये लास्ट क्वेश्चन 46, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आगे पीछे है मैं आपको उसको अच्छे से करेक्ट करके पीडीएफ तुमको टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो वो कोई हेडेक नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 7, ठीक है। तो आई होप आप लोग एंजॉय करोगे वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर लेना क्वेश्चन नंबर 39 से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 39, पहले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, कह रहा है कि एक वेक्टर स्पेस एक्स वाई जेड डब्ल्यू belongs to R⁴ such that x plus y minus z is equal to 0. Second condition है y plus z plus w is equal to 0, and the third condition is 2x plus y minus 3z minus w is equal to 0, ठीक है। ये हमारे पास एक सब स्पेस गिवन है R⁴ का, और हमें इसका डायमेंशन फाइंड करना है। और पता है हमें डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, जितने इसके पास वेरिएबल हैं, कितने मतलब हम लोग फ्री है कि कितने वेरिएबल हम लोग चूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स माइनस जितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस होंगे या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब इसमें से क्या निकालना है अपने को, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकालना है और उसको नंबर ऑफ वेरिएबल में से माइनस करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा। और एक बार हमको डायमेंशन पता चल गया तो हम लोग बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो इसकी डायमेंशन 3 से तो कम होगी, तो हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसका कोएफिशिएंट एक्स वाई माइनस जेड, मतलब एक्स वाई -1 0, फिर 0 1 1 1, और लास्ट में आएगा हमारे पास 2 1 -3 और -1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या अप्लाई करेंगे इस पे हम लोग, R2 माइनस
2 और R3 माइनस 2R1, तो ये एज इट इज 1 माइनस 1 0 0 1 1 1, तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 और माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 और ये माइनस 1। तो यहां से क्लियरली जब मैं इसको माइनस करूंगा R3 माइनस R2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 0। तो ये सिंपल हमारे पास क्या आ गया, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो आ गया। मतलब दो ही इक्वेशन है जो आपस में कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देयरफॉर जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब ऑप्शन में देखो, हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन में कितने वेक्टर है, 3 वेक्टर रॉन्ग, सेकेंड में 1 वेक्टर रॉन्ग, थर्ड में 1 वेक्टर, और फोर्थ में कितने वेक्टर है, 2 वेक्टर है, वही करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखो x y z w, और जो भी 2 वेक्टर आए आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस फॉर्म में आएगा x y z w। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। जब आपके पास 2 इक्वेशन मिलेंगी, देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, बाकी 2 वेरिएबल को इन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हो। आई थिंक x और w को किसके फॉर्म में लिखना है, y और z, मतलब y और z इंडिपेंडेंट रहेंगे और x और w उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो आप लोग जब y और z को कॉमन निकालोगे तो आपको फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा। तो मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, द ऑप्शन नंबर 4। और ये क्वेश्चन जो है गेट 2007 का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सॉल्यूशन नंबर 40 में देखो, सिंपल 40 में क्या बोला है, आपको कह रहा है एक सेट है V1 V2 और RV1 प्लस SV2 प्लस V3, और कह रहा है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब आपको पता है लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कि किसी एक वेक्टर को बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। सपोज मान लेता हूं ये वेक्टर है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, दैट इज V1 प्लस V2 को अगर मैं ऐड करूं इस तरीके से आया होगा। एक तो मैं डायरेक्टली यहां पे 1 1 भी लिख सकता हूं, या फिर सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज मैं मान लेता हूं कि RV1 प्लस SV2 प्लस V3 को कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है, अल्फा 1 अल्फा 2 V2। तो एक काम करो, यहां से V3 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। V3 इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस R V1, और यहां से आ जाएगा अल्फा 2 माइनस R SV2। अब ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो ये भी कुछ स्केलर आने वाला है, ये भी कुछ स्केलर आने वाला है। तो मैं इसको सपोज K1 V1 प्लस K2 V2। इसका मतलब यह है कि जो V3 वेक्टर है वो V1 और V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो V3 को क्या किया है, V1 V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया गया। तो देयरफॉर अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो वेक्टर है V1 V2 V3 इसके बारे में पूछ रहा है, ये क्या होगा। तो क्लियरली V3 को कैसे बनाया गया है, V1 V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो देयरफॉर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन देख सकते हो आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा, तो करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है नल सेट, सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, ये रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, अब डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट तो होगा नहीं, और नन ऑफ दिस ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है, बाकी नल सेट भी नहीं है। तो यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अब क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि एक डायमेंशन फाइंड करना है R³ का एक सब स्पेस जो किससे जनरेट हो रहा है, एक सेट है -3 0 1 1 2 1 और 3 0 -1। एक W जनरेट हो रहा है इस S से, तो इसका डायमेंशन निकालना। अब इससे जनरेट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिस बनाएंगे। बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही W का डायमेंशन हो जाएगा। अब बेसिस बनने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया और जनरेट भी कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, सब स्पेस का डायमेंशन।
तो V1 है हमारे पास -301, V2 हमारे पास कितना था 121 और V3 हमारे पास है 30-1। तो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, -301, 121 और 30-1। अगर आप इसको एक काम करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो -3 + 3 0, 3 + 1 4, -3 + 0 और ये आ जाएगा -313 020। आप लोग इसको माइनस करके ये भी बना सकते हैं 0। तो देयरफॉर कितने वेक्टर हो गए, 2 वेक्टर हो गए। तो देयरफॉर जो डायमेंशन होगा, ये 3 क्या कर रहे थे, आपस में जनरेट कर रहे थे, बट तीनों में से एक क्या है, आपस में एक दूसरे का क्या है, मतलब ये दोनों जो है तीसरे वेक्टर को मैं बाकी 2 के किसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। मतलब इसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने हैं, सिर्फ 2 वेक्टर है, तो वो क्या कर रहे हैं, इसको जनरेट कर रहे हैं। तो देयरफॉर डायमेंशन क्या हो जाएगी, जो स्पेस जनरेट होगा इस एस से, तो उसका डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन ऑफ W = 2। तो ऑप्शन चेक कर सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं 0 रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है 1 रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है 2 करेक्ट और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है 3 ये भी। तो सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 42। 42 क्या कह रहे हैं, एक 2 सेट गिवन है, S1 और S2। पहले एक चीज याद करो, अल्फा बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट है, देन अल्फा = K1 टाइम बीटा या फिर बीटा = K2 टाइम्स अल्फा। यानी कि एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में या फिर लीनियर मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 और 4 आपस में क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2। या फिर 2 वेक्टर ले लूं R² के अंदर, अगर ये 1 2 है और मैं लिख रहा हूँ 2 4, तो ये दोनों आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन है, V1 V2। क्यों, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब V2 V1 का लीनियर मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे यूज करना है कि हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है, S1 दिया है मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये सपोज एक मैट्रिक्स के अंदर एक वेक्टर है 1 -2 4 3 0 -1 2 -4 8 6 0 -2। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर ये V1 है और V2 है, तो मतलब अगर एक वेक्टर जो मल्टीपल होगा, सारे एलिमेंट जो है इस मैट्रिक्स के वो भी सब उसी मल्टीपल में होने चाहिए। तो V1 को मैं 2 टाइम्स V2 लिख सकता हूं। कैसे, V1 क्या है मेरे पास, 1 -2 4 3 0 -1, ठीक है, और 2 टाइम्स, सॉरी हाफ ऐसे लिख सकता हूं, V2 को 2 इवन लिख सकते हैं, ठीक है, -4 8 6 0 -2 ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं, क्योंकि जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यही मेरे पास आ जाएगा। तो देयरफॉर ये जो वेक्टर है इसको कैसे बनाया गया है, V1 को 2 से मल्टीप्लाई करके V2 को बनाया गया। तो देयरफॉर ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो देयरफॉर ये कैसा हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि 2 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, जब एक वेक्टर क्या होना चाहिए, दूसरे का लीनियर मल्टीपल होना चाहिए। अब से S2 में भी, मतलब S1 क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। अब S2 की बात करते हैं, S2 में भी 2 ही वेक्टर है, U³ + 3U + 4 U³ + 4U + 3, ठीक है। क्या ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये 1 मल्टीपल है तो ये भी 1 होना चाहिए, बट 3 इज नॉट 1 के टेबल में, अरे 3, अगर 3 को मैं क्या ले सकता, अगर ये 1 का मल्टीपल होता तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 3, बट यहाँ पे 4 आ गया, तो ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो देयरफॉर S2 इज नॉट अ लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन चेक करते हैं, 1
2 3 4। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है बोथ लीनियरली डिपेंडेंट, रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है बोथ लीनियरली इंडिपेंडेंट, रॉन्ग। थर्ड कह रहा है S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट बट S2 इज नॉट। देखो S1 लीनियरली डिपेंडेंट करेक्ट, क्योंकि S2 नॉट। और लास्ट कह रहा है कि S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब S2 तो लीनियरली डिपेंडेंट है नहीं, तो देयरफॉर ये दो। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 43। 4 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, गेट 2008 का है। लेट M इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 0 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे एक थीटा की वैल्यू गिवन है 0 से लेके π/2 और एक v है जिसके अंदर वही सारे वेक्टर होंगे r³ के, सच दैट mu ट्रांसपोज इज इक्वल टू u ट्रांसपोज। पहली बात तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपको डायमेंशन निकालना, आप लोग ये सिलेक्ट कर लो कि कितने वेरिएबल आपके पास चॉइसेस है कि उतने वेरिएबल आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब v के पास r³ के वेक्टर है और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसके पास कितने एलिमेंट होंगे, v1 v2 v3, इतने ही वेरिएबल है। मतलब जिसकी डायमेंशन होगी v1 v2 v3 में से कितना डायमेंशन होगा इसके पास, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। अब ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें से कौन से फ्री वेरिएबल है कि किसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और किस पे कंडीशन आ गई, ठीक है। अब यही अपने को सॉल्व करना है। v1 v2 u2 u3 में से कितना हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक कर सकते हैं, मतलब वो उस पर किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब पहले v को बनाया कैसे गए, पहले ध्यान सुनो। v इज इक्वल टू वो सारे वेक्टर है r³ के सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको एक वेक्टर दे दूं तो ये क्या बन रहा है, या फिर इस तरीके से लिख दो m u⁻t माइनस u⁻t ना। तो m ये एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और एक आ जाएगा 0 साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे u1 u2 u3। u1 u2 u3, ठीक है। एक तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं या फिर m u ट्रांसपोज को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा m-1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये हो सकता है कि m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बट ये नहीं हो सकता। और सेकेंड क्या हो जाएगा, u ट्रांसपोज इक्वल टू 0, मतलब 0 वेक्टर। तो पहले ऐसे नहीं करते, सॉरी। ये अपने पास कंडीशन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 3x3 मैट्रिक्स है और ये 3x1। तो ये मेरे पास आ जाएगा u1 cos थीटा u2 माइनस साइन थीटा u3 साइन थीटा u1 और cos थीटा u3 इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3, ठीक है। अब इक्वेट कर देते हैं इसको हम लोग। जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो यहां से यह आ जाएगा u1 की वैल्यू u1
कॉस u2 माइनस साइन थीटा u3 और साइन थीटा u1 माइनस कॉस थीटा u3 इज इक्वल टू u2 और इज इक्वल टू u3। अब ध्यान दो, u1 फ्री वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो v1 हमारे पास फ्री हो गया, मतलब डायमेंशन 1 तो होगी, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन 0 है वो तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब बचते हैं u2 और u3 की वैल्यू निकालनी। तो एक काम करता हूं, अगर अब मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दूं, थोड़ा ध्यान से देखो क्या आया था हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू u2 माइनस साइन थीटा u3 इज इक्वल टू u2, और एक आया था हमारे पास साइन थीटा u2 cos थीटा u3 इज इक्वल टू u3। एक तो मैं क्या कर दूं, दोनों को 0 0 पुट कर दूं। ठीक है, एक तो u2 u3 दोनों 0, तब सेटिस्फाई करेंगे तो कितनी डायमेंशन हो जाएगी 1, मतलब वो तो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दूं। पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको ये आ जाएगा cos थीटा माइनस 1 u2, हाँ cos थीटा माइनस 1, और ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा u3, और ये आ जाएगा साइन थीटा u2, और ये आ जाएगा cos थीटा माइनस 1 u3 इज इक्वल टू 0। cos थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा और ये cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू u2 u3 इज इक्वल टू 0। ये कैसा हो गया, एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो दो ही ऑप्शन है, या तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन, कब, जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो, और जब डिटरमिनेंट 0 होगा तो इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। तो ध्यान दो, एक तो u2 u3 0, ये एक ऑप्शन है। अगर u2 u3 दोनों 0 हो गए तो भी इसकी डायमेंशन कितनी होगी 1। तो हम लोग क्या लेके चलते हैं कि u2 u3 0 सपोज नहीं है, तो अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इसका डिटरमिनेंट 0। तो सपोज पॉसिबल मान लेते हैं कि इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा इसका, cos थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट 0, यह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, cos स्क्वायर थीटा, और इसके बाद फिर ये माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये 1 तो 2, मतलब 2 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ, जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में है तो कभी भी cos थीटा 1 नहीं हो सकता, क्योंकि cos थीटा 1 कब होगा, पाई बाय 2, बट थीटा किसके बीच में लाई करता है, 0 टू पाई बाय 2, तो cos थीटा कभी लाई नहीं करता। ऐसी कोई थीटा की वैल्यू नहीं है जिसमें cos थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो दैट मीन्स कि ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जिसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल नहीं होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। दैट इज u2 u3 इज इक्वल टू, u2 भी 0 होगा और u3 भी 0 होगा। तो देयरफॉर u1 फ्री है, बाकी u2 u3 0। तो देयरफॉर फ्री के अंदर जो वेक्टर आएंगे वो, मतलब जो बेसिस बनाऊंगा उसके पास वेक्टर कैसे होंगे, 1 0, ये मेरे पास बेसिस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि u के पास ये ऑप्शन है, u को कॉमन लेके 1 0 0 को मेरा बेस जाएगा। तो मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं 0 1 2 3, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होता है।
ठीक है, तो गेट का क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन था, बट सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करना है। सॉल्यूशन नंबर 44 ना, 44 में क्या कह रहा है, एक सेट गिवन, ठीक है, 1 1 0 और 2 1 3 और ये बिलोंग कर रहा है R क्यूब। मैंने विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर ऑफ R क्यूब इज नॉट स्पैन ऑफ S। कह रहा है कि ऐसे 4 वेक्टर दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि कौन इसके स्पैन में नहीं है, ठीक है, इज नॉट इन द स्पैन ऑफ S। इसका मतलब क्या है कि इन चारों वेक्टर्स में से मेरे पास 4 वेक्टर्स दिए हैं, V1 V2 V3 V4, अगर वो इसके स्पैन में नहीं आ रहा है मतलब मैं उसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं, वेर V1 और ये V2, अगर इस तरीके से लिख सकता, ठीक है। तो एक एक वेक्टर चेक करते हैं। 0 0 तो रहेगा ही, क्योंकि अल्फा बीटा को 0 ले लो तो ये 0 0 आ जाएंगे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हटा दो डायरेक्ट। सेकेंड कह रहा है T2 3, ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है, अल्फा 1 ले लो, बीटा 1 ले लो, 1 1 0 2 1 3, 1 + 2 3, 1 + 1 2 और 0 + 3 आ गया, मतलब फर्स्ट और सेकेंड तो डायरेक्टली आ गया। अब बचा थर्ड और फोर्थ। अब एक काम करो, हम लोग क्या लेते हैं, अल्फा वेक्टर 1, वेक्टर 1 क्या है हमारे पास, 1 1 0 प्लस बीटा 2 1 3 और यहां पे वेक्टर आएगा राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में एक बार वेक्टर कह रहा है 1 2 3 और ए फोर्थ ऑप्शन में, ये थर्ड ऑप्शन के लिए और फोर्थ ऑप्शन के लिए 4/3 और 1 1। इसका मतलब क्या होता है, ये तो हमेशा सेम होगा, तो हम लोग 2 केस ले लेते हैं, एक फोर्थ के लिए और एक थर्ड के लिए, जिसमें अगर अल्फा और बीटा ऐसा मिल जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन में, अदरवाइज नहीं। तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 और यहां से अल्फा 0 3 बीटा और यहां से आ जाएगा 3। तो ये तो यहां पे भी सेम होगा, मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा, बट यहां पे वैल्यू क्या है 4/3। सेकेंड कॉम्पोनेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और थर्ड 3 बीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 और जैसे मैं यहां पे बीटा 1 पुट करूंगा तो अल्फा -1 आ जाएगा और यहां पे जब बीटा 1 पुट करूंगा तो अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब अल्फा की 2 वैल्यू तो नहीं हो सकती, रॉन्ग, मतलब थर्ड वाला मेरा स्पैन में नहीं आ रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन, अगर यहां से बीटा की वैल्यू निकालू तो 1/3, यहां पुट करूंगा तो अल्फा आ जाएगा 1 - 1/3 दैट इज 2/3। अब मैं अगर यहां पे बीटा 1/3 पुट करूं तो अल्फा इज इक्वल टू 4/3 माइनस 2/3, तो 4 - 2 2/3 आ गया, तो देयरफॉर दोनों करेक्ट हो गए। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2/3 और बीटा इज इक्वल टू 1/3। मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर मैं इसको यहां पुट कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, बट ये नहीं मिल रहा है, तो देयरफॉर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, मतलब वो उसके स्पैन में नहीं आएगा। तो जो वेक्टर गिवन है उसके स्पैन में नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 0 0 वेक्टर स्पैन में है, क्योंकि 0 अल्फा बीटा को 0 सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 डायरेक्ट ऐड करने पे आ रहा था, 1 2 3 को नहीं लिख सकते, और फोर्थ 4/3 1 1 ये भी आ रहा था, कैसे, अल्फा को 2/3 और बीटा को 1/3, ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग, क्योंकि नहीं है ऐसा पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, सॉल्यूशन ऑफ 45। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट अबाउट, ठीक है। एक काम करो, 5 वेक्टर दिए V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है, 5 वेक्टर गिवन है और हर एक वेक्टर कितने टपल का है, 3 टपल का है।
अब जब भी आपके पास n टपल के है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो होंगे मैक्सिमम कितने हो सकते, 3, उससे ज्यादा तो वेक्टर स्पेस के डायमेंशन नहीं हो सकते। मतलब इसका मतलब बाकी दो को किसी 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। अब स्टेटमेंट पढ़ो। पहला कह रहा है कि ई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, राइट, क्योंकि n टपल के हैं तो उसके बाद जितने भी वेक्टर लूंगा n+1, इसका मतलब वो बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसका ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन कितना हो सकता है, 3। मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के पास जो वेक्टर है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। तो फर्स्ट तो मेरा क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। सेकेंड कह रहा है कि कोई भी 3 वेक्टर लूं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब ये 5 में से ज्यादा 3 वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। हो सकता है इन 5 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया हो। तो अगर मैं इन तीनों को ले लूं तो V4 हो सकता है V2 V3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारे 3 वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ही हो। ये हम लोग अभी चेक करेंगे। मतलब सेकेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सस्पेंस है। थर्ड, एनी 4 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट, क्लियरली ज्यादा डायमेंशन थी सॉरी। तो इसका मतलब ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब करेक्ट कह रहा है। तो अब इससे मैं देखो, मैं ऑप्शन से ही एलिमिनेट करना आपको सिखा रहा हूं। मेरे पास 1 और 3 तो डायरेक्टली करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन से कैसे करेंगे, बाकी तो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो एक काम करो, मेरा आंसर 1 और 3। अब थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान दो। पहला ऑप्शन कह रहा है 1 2 3, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 1 और 2, थर्ड कह रहा है 1 एंड 3, फोर्थ कह रहा है 2 और 3। मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट था, 1 और 3। मतलब ये दो तो एलिमिनेट हो गए। अब बचा है या तो ये होगा या तो ये होगा। इसका मतलब सेकंड चेक करना है। अगर सपोज ये वाला ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे नन दे देते तो डायरेक्टली हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका मतलब सेकंड अपने को चेक करना है। अब थोड़ा ध्यान दो, वेक्टर दिए कैसे हैं। अगर मैं 5 वेक्टर को लिखूं एक बार, V1 V2 V3 V4 V5। पहला वेक्टर है 1 0 0, सेकेंड 0 1 0, थर्ड 0 0 1, फोर्थ 1 1 1 और ये 1 0 0। अब थोड़ा ध्यान से, ये तीनों तो स्टैंडर्ड बेसिस है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बट कह रहा है कि कोई भी 3 वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। देखो V4 जो है इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसको तो मैं नहीं कह सकता। बट V5 को ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों वेक्टर को ले लूं तो जो V5 है ना वो V1 प्लस V2 है। कैसे, 1 1 0, और जब इन्हों को ऐड करूंगा कंपोनेंट वाइज और अल्फा बीटा, तो मतलब V5 इज इक्वल टू अल्फा V1 प्लस बीटा V2, वेर अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि 1 0 0 0 1 0 को ऐड करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 1 0। तो कोई भी 3 वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो देयरफॉर हमारा सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो भी रॉन्ग हो जाएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ तो वैसे भी एलिमिनेट था, सेकेंड भी वैसे भी एलिमिनेट था, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 1 और 3 हमारा करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। फोर्टी सिक्स क्या कह रहा है कि कौन सा सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक तो आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको कहा था कि डायमेंशन निकाल लो। 3 वेक्टर है R³ के लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब किसका रैंक 3 होगा। एक तो उससे कर सकते हो, मतलब कितने वेक्टर्स है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब 3 ऑप्शन है, तीनों का रैंक तो नहीं चेक कर सकते, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन ध्यान दो। 1 2 3 3 सेट गिवन है। पहले में दिया है 1 0 0, 0 1 0 और 1 1 0। सेकेंड दिया है 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1, 1 0 0, 1 0 1 और 1 1 0, 0 0 1, 0 1 0 और 0 1 1। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है।
थोड़ा ध्यान से देखो, अब भी हमने देखा था ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ये जो है इसी का सम है ना, 1 0 1 0 1 1 और 0 प्लस 0, मतलब यहाँ पे जो V3 है वो V1 प्लस V2 है, लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब ये ऑप्शन में नहीं हो सकता। सेकेंड देखो, हर एक कंपोनेंट में 1 है, बाकी सब 0 है, तो ये ऑर्डर बेसिस में नहीं है, बट देखो ये बेसिस है, सिंपल बेसिस फॉर्म कर सकते हैं इसको हम लोग, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर मैं हर एक, क्योंकि इसके किसी वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, तो देयरफॉर ये क्लियरली क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस को आगे पीछे किया। अगर मैं इसको लिखूं तो नहीं, स्टैंडर्ड बेसिस ही है, 1 फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, तो ये स्टैंडर्ड बेसिस हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट और जनरेटर भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता और सेकेंड ऑप्शन पक्का होगा, मतलब सेकेंड जिसमें रहेगा वही मेरा आंसर करेक्ट होगा, मतलब फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड फोर्थ तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब और देखो, कोई किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में ये वाला देखो, 0 0 1 1 0, मतलब ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो इसका मतलब सेकेंड और फोर्थ जिसमें रहेंगे वही ऑप्शन करेक्ट होगा। और अब ऑप्शन को देख के हर एक में दो दो ही करेक्ट है, मतलब सेकेंड फोर्थ, बाकी आपको थर्ड चेक भी नहीं करना। चेक भी कर सकते हो कि थर्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन कितने थे, 1 and 2, सेकेंड कह रहा है 2 and 3, थर्ड कह रहा है 3 and 4, और 4 कह रहा है 1 and 4। ठीक है, दो ही ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें भी फर्स्ट ऑप्शन आ गया वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो फर्स्ट फोर्थ एलिमिनेट। सेकेंड मेरा आना चाहिए, रुको रुको क्या बोल रहे हैं ये, फर्स्ट और फोर्थ तो ऐसे ही हट जाएंगे, क्योंकि 1 जिसमें रहेगा वो तो नहीं। सेकेंड कह रहा था लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसमें सेकेंड नहीं है, मतलब ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा कि सेकेंड और थर्ड। तो थर्ड को भी आप लोग चेक कर सकते हो कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसका डायमेंशन रैंक निकाल सकते हो, रैंक कितना आएगा उसका 3, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो। सॉल्यूशन नंबर 47। अब इसमें क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट दिया है और आपको ये चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहा है कि ऐसा कोई वेक्टर स्पेस नहीं है डायमेंशन 1 का, देयर इज ए नो वेक्टर स्पेस, देयर इज ए नो वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 1। फॉल्स, क्यों, कोई भी फील्ड ले लो, ओवर द सेम फील्ड हमेशा क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस, जिसका डायमेंशन कितना होता है 1। कोई भी फील्ड ले लो, R ओवर R डायमेंशन 1, C ओवर C डायमेंशन 1, Q रूट 2 ओवर Q रूट 2 डायमेंशन 1, Q ओवर Q डायमेंशन 1, ये सारे डायमेंशन 1 के हैं, तो देयरफॉर डायमेंशन 1 के वेक्टर स्पेस होते हैं। मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड, देयर इज ए नो, क्या, देयर इज ए नो वन एंड ओनली वन बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन। तो ये थर्ड ऑप्शन है। थर्ड कह रहा है कि सिर्फ एक ही डायमेंशन हो, अरे ओनली वन बेसिस होंगे ऑफ फाइनाइट डायमेंशन एन के। अगर एन डायमेंशन का कोई वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन, ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन का उसके पास एक ही बेसिस होंगे, तो ये ट्रू नहीं है। मैं कोई भी जैसे आर क्यूब ले लो, ये ओवर आर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, इसका स्टैंडर्ड बेसिस ले लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक बेसिस हो गया। अगर हम इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब 2 से मल्टीपल ले लो, ये भी बेसिस फॉर्म करेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बेसिस फॉर्म करेगा। तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो भी क्या करता है, बेसिस फॉर्म करता है। तो एक तो नहीं हो सकते, ऐसे इनफाइनाइट में बना सकता हूं, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, एनी 3 वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस डायमेंशन 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। कह रहा है कोई भी 3 वेक्टर ले लो, अगर n डायमेंशन का है तो कोई भी 3 वेक्टर ले लो, तो वो आपस में क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये तो जरूरी नहीं है। मैं अगर यही ले लूं 1 0 0 0 1 0 और 1 1 0,
कोई भी तीन वेक्टर है, ये तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है, और तीन वेक्टर इसके पास, तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, अगर ये जनरेट करता तो क्या बोलते हैं हम लोग, ये कैसा हो जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन जनरेट करने के लिए कम से कम तीन वेक्टर उसके पास कैसे होने चाहिए, जो आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं हो। तो यहां से मेरे पास तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, बचा फोर्थ ऑप्शन, वही करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेट के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जब भी हमारा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर होगा तो दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है, वहां से स्टार्ट करेंगे। इसको फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं बस। कह रहा है एक नॉन जीरो वेक्टर स्पेस V जनरेटेड बाय फाइनाइट सेट। कह रहा है कि एक नॉन जीरो वेक्टर ठीक है, एक ले रहा हूं मैं V जो कि नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है, जनरेटेड बाय फाइनाइट सेट। मान लो ये जनरेट हो रहा है फाइनाइट सेट से, S इज अ फाइनाइट सेट ऑफ V। ठीक है, फाइनाइट सबसेट लिख दो। तो देन V कैन बी जनरेटेड बाय लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ S। V कैन बी जनरेटेड, हाँ ठीक है, सही बात है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि अगर एक नॉन जीरो वेक्टर स्पेस ले लूं, ठीक है, वो किसी फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, V कैन बी जनरेटेड बाय लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ S। तो सीधी सी बात है, कोई भी वेक्टर स्पेस है, सपोज उसका डायमेंशन V का n है, ठीक है, तो जो जनरेटर होते हैं उनका डायमेंशन क्या होगा, ग्रेटर देन, मतलब उसके पास जो नंबर 3 डायमेंशन है और जनरेटर के पास 4 वेक्टर है, तो उसका जो सबसेट होगा उसके पास 3 या 4 हो सकते हैं, और उसमें से 3 वाला जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि उस पे ऐसे वेक्टर होंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और वो क्या करते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि V की डायमेंशन n है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हमेशा n से कम या इक्वल होगा, और जबकि जनरेटर सेट की जो कार्डिनलिटी है वो उससे ग्रेटर या इक्वल होगी। ठीक है, और अगर इक्वल हो जाता है कोई भी जनरेटर सेट, कोई भी अगर मान लो वेक्टर स्पेस को कोई सेट जनरेट कर रहा है और उसके डायमेंशन, उसके पास वेक्टर n है, तो वो लीनियरली। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां पे हम लोग ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए बेसिस और डायमेंशन से रिलेटेड, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 42 जिसे मैंने अरेंज कर दिया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 42 था, जहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, S1 डिपेंडेंट था और S2 इंडिपेंडेंट था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 42, और आपको एक और कौन सा, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 45 था जिसका ऑप्शन ऊपर हो गया था। ठीक है, तो ये अरेंज हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी PDF आपको मिल जाए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर्स को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस को, क्योंकि कल कॉम्प्लेक्स का लेक्चर होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।